जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म नाइट हंट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फोटोग्राफर दिखाया जाता है जो कि 2 मॉडल्स की फोटोज ले रहा था। जब उन मॉडल्स का काम खत्म हो जाता है तो एक मॉडल अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और जब दूसरी मॉडल वहां से बाहर निकलने जा रही होती है तो फोटोग्राफर उस पर हमला करके उसे किडनैप कर लेता है। जब उस मॉडल की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वो उस फोटोग्राफर से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन वो जरा भी नहीं रुकता। वो एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर किसी की एशेस थी और वो उसके नीचे उस बॉक्स को रख देता है। उसके बाद वो उसका गला काट देता है और उस लड़की का खून उस ऐश में गिर जाता है। अगली सुबह उस फोटोग्राफी सेक्रेटरी अपने ऑफिस में आती है तो वहां पे उसे उस लड़की की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने पीछे देखती है जहाँ पे उसकी बॉस की भी लाश पड़ी थी। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है और जब पुलिस वहां पे आती है तो वो छानबीन करने लगती है, जहाँ पे बॉडीज देख के उन्हें पता चलता है कि फोटोग्राफर ने जरूर उस लड़की को मारा होगा, लेकिन ये अभी मिस्ट्री होती है कि आखिर उस फोटोग्राफर को किसने मारा। वो जब फोटोग्राफर की लाश को देखते हैं तो उसके गले पे उन्हें किसी के खाने का निशान नजर आता है, मानो कि उसका मांस नोच के किसी ने खा लिया हो। फिर हमें पिलार और ट्रेसी नाम की 2 रिपोर्टर्स दिखाई जाती हैं जो कि काफी एम्बिशियस थी, लेकिन उनके ऑफिस में उन्हें कोई भी मानता नहीं था। वो दोनों जब ऑफिस में जाती हैं तो उसका बॉस उनसे कहता है कि वो इस केस पे काम करें और पुलिस से कोऑर्डिनेट करके वो पता लगाएं कि आखिर ये कत्ल कर कौन रहा है। उसके बाद वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट की एक लड़की से मिलती हैं और वो उससे खाना खिलाती हैं और उस केस के बारे में पूछती है। वो लड़की उन्हें बताती है कि उस फोटोग्राफर ने उस लड़की को मार डाला था और वहां पे उसके घर में कुछ कैंडल मिली थी, मानो कि उसने कुछ रिचुअल किया हो, और फोटोग्राफर की लाश के गले के नीचे कुछ चबाने के निशान थे, मानो किसी ने उसके फ्लैश को चबाया हो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर ऐसा कैनिबल कौन हो सकता है। उसके बाद हमें सैंड्रा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि रात को योगा करके वापस आ रही थी, लेकिन जब वो पार्किंग में जाती है तो उसे लगता है कि शायद उसके आसपास कोई है। जब वो अपनी कार में बैठती है तो वहां पे कुछ लोग आते हैं जो कि उसकी कार चुराने आए थे, और जब वो उसकी कार चुरा के ले जाने लगते हैं तो अचानक उसकी कार रुक जाती है और उस कार के अंदर पहले से कोई मौजूद होता है जो कि उन्हें बुरी तरह पीटता है और जान से मार डालता है। ये देखकर सैंड्रा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो देखती है कि उस कार के पीछे कोई है, लेकिन जब वहां पे लोग आ जाते हैं तो अचानक वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। सैंड्रा देख के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। अगली सुबह दोनों रिपोर्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं जहां पुलिस से सवाल पूछते हैं कि आखिर ये मर्डर्स कौन कर रहा है। तो पुलिस उनसे कहती है कि वो लोग चिंता ना करें, वो जल्द ही कातिल को पकड़ लेंगे। पिलार डॉक्टर से सवाल पूछती है कि क्या ये क्राइम किसी एक इंसान ने किए हैं। तो डॉक्टर उससे कहता है कि फोटोग्राफी ऑफिस और पार्किंग लॉट में जो कत्ल हुए हैं वो एक ही आदमी ने किया है। उसके बाद पिलार उससे पूछती है कि फोटोग्राफर का गला कटा हुआ क्यों था। तो ये सवाल सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसे ये बात कैसे पता। उनकी बात सुनकर मेयर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है कि आइंदा वो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी ना आए, उनकी जगह कोई और रिपोर्टर आएगा जो कि उनसे अच्छे सवाल पूछेगा। वो उनके बॉस को भी इस बारे में बता देती है और जब वो ऑफिस जाती हैं तो उनके बॉस से उन्हें डांट पड़ती है। उनका बॉस उससे कहता है कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन उन्हें देता कौन है। तो वो उसे बताती है कि उनके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि पुलिस के अंदर ही रहते हैं। रात को दोनों जर्नलिस्ट जब अपने घर में होती हैं तो डिसाइड करती हैं कि क्यों ना वो अपनी साइट पे कुछ पोस्ट करें। वो किलर के बारे में कुछ पोस्ट कर देती हैं और देखती हैं कि उस पर कई सारे व्यूज आ रहे हैं। तभी उन्हें फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाली लड़की का कॉल आता है जो कि उन्हें एक नई इन्फॉर्मेशन देती है। उन्हें बताती है कि वो सारे मर्डर्स में जो डीएनए मिले हैं वो सभी एक हैं, यानी जिस किसी ने भी उन्हें मारा है वो एक ही आदमी है। लेकिन मॉडल की जो मौत हुई थी वो शायद फोटोग्राफर ने ही करी थी क्योंकि उसके आसपास उन्हें कोई भी डीएनए नहीं मिला है। उसे ये भी बताती है कि फोटोग्राफर के गले में जो सलाइवा मिला है वो किसी ह्यूमन का सलाइवा है, यानी वो किसी कैनिबल का काम है। ये सुनकर वो दोनों उस क्राइम सीन पे जाती हैं छानबीन करने के लिए, जहाँ पे सबसे पहले वो दोनों लाशें उन्हें मिली थी। जब वो फोटोग्राफर के ऑफिस में जाती हैं तो उन्हें वहाँ पे वही बक्सा मिलता है जिसके अंदर कुछ एशेस थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई भी एशेस मौजूद नहीं थी। उन्हें वहाँ पे कुछ रिचुअल के सामान भी मिलते हैं जिससे वो समझ जाती हैं कि जरूर वहाँ पे कोई रिचुअल हुआ है। उन्हें लगता है कि शायद फोटोग्राफर किसी कल्ट का मेंबर था और उसने यहाँ पे कोई सैटानिक रिचुअल किया है जिससे कोई पैदा हुआ है और वही बंदा है जो कि एक एक करके सबको मार रहा है। वो दोनों जब उसे डिस्क्राइब करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक उनके पास कोई भी सबूत नहीं होगा। इसीलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो दोनों सबूत इकट्ठा करेंगी ताकि वो अपने बॉस को सच्चाई बता सकें और उसके बाद फेमस हो सकें। इधर सैंड्रा हॉस्पिटल में होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसका भाई टीजे वहाँ पे आया होता है उसकी देखभाल करने के लिए। वो इंस्पेक्टर से पूछता है क्या उनकी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेंगे। उसके बाद टीजे अपनी बहन से मिलने जाता है और देखता है कि वो अभी बिल्कुल सही सलामत है। वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, अब वो यहाँ पे आ गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बहन उसे बताती है कि उसने वहाँ पे एक आदमी को देखा था जो कि बहुत ही खतरनाक है और उसे लगता है कि वो उसके पीछे जरूर आएगा उसे मारने के लिए। इधर वो आदमी हॉस्पिटल में आ गया होता है जो कि उसे मारने आया था और वो एक एम्प्लॉय को मार के उसका मास्क पहन लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इधर टीजे अपनी बहन को एक क्रॉस देता है और उससे कहता है कि वो भगवान पे विश्वास रखे। उसे बताता है कि क्रॉस उनकी मदर ने उन्हें दिया था ताकि वो लोग सेफ रहें और उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद टीजे जब वहां से जा रहा होता है तो वो कातिल वहां पे आ जाता है जो कि एक गार्ड को बुरी तरह पीट के मार डालता है। ये देखिए एक पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चलाती है और गोली की आवाज सुन के बाकी इंस्पेक्टर भी वहां पे आ जाते हैं, लेकिन
लेकिन वो बंदा उस इंस्पेक्टर का गला दबा के उसका खून पीने लगता है। उसके बाद वो सैंड्रा के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो उसके गले में क्रॉस देखता है जिससे वो डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। तभी बाकी इंस्पेक्टर वहां पे आके सैंड्रा की जान बचा लेते हैं और उसे तुरंत उसके घर भेज दिया जाता है। दोस्तों इससे हम जान पाते हैं कि वो बंदा एक ड्रैकुला था जो कि इंसान का खून पीता था और वो हमेशा रात को ही बाहर निकलता था। उसने जब सैंड्रा के गले में क्रॉस देखा तो वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि ड्रैकुला हमेशा क्रॉस से दूर ही रहते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो ये काम खत्म करके अपने घर जा रही थी और जब वो अपनी गाड़ी में बैठती है तो वो ड्रैकुला पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और उसका खून पी के उसे जान से मार डालता है। अगली सुबह वो दोनों जर्नलिस्ट जब अपने ऑफिस में होती हैं तो उनका बॉस उनसे मिलने आता है और उन्हें बताता है कि उसने एक नया शो स्टार्ट किया है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस टॉक 101। लोग उनसे बातें करके उस केस के बारे में उन्हें और भी ज्यादा हेल्प करेंगे। इधर टीजे अपनी बहन सैंड्रा को अपने घर ले जा रहा होता है ताकि वो सेफ रह सके और उसने वहां पे अपने कई सारे दोस्त भी बुला लिए होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। वो देखती हैं कि उनके पास करीब 600 ईमेल्स आ चुके हैं जो कि उस केस के बारे में था और लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी उन्हें बताई थी कि आखिर उन लोगों को क्या लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो लोग कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे और वो उनसे बात करने के लिए कोशिश भी करते हैं। इधर टीजे अपनी बहन को अपने घर ले आता है और उससे कहता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि अगर उन्हें यहाँ पे कोई भी हलचल नजर आए तो वो सतर्क हो सके। तभी सैंड्रा अपने फोन में पिलार का पॉडकास्ट देखती है और उसमें पिलार कह रही थी कि अगर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन पता हो तो वो उनसे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सके। इस उनके सैंड्रा अपने भाई से कहती है कि वो इससे कांटेक्ट करेगी और ये सारी बात बताएगी तो उसका भाई उससे कहता है कि वो अभी ये सब बिल्कुल ना करे। इधर पिलार और उसकी दोस्त के बाद रिनाथा नाम की एक लड़की कॉल करती है जो कि उन्हें बताती है कि उसके पास एक थ्योरी है कि आखिर ये कत्ल कौन कर रहा है। वो लड़की उन्हें बताती है कि उसने उनका मैसेज देखा था और उन्होंने एंड्रू क्रेग नाम के बंदे का जिक्र किया था जो कि फोटोग्राफर था। वो उन्हें बताती है कि 1 साल पहले एंड्रू क्रेग ने उससे कॉन्टैक्ट किया था क्योंकि उसने ड्रैकुला के बारे में 1 साल पहले एक बुक लॉन्च करी थी और उसने उस बुक को पढ़ के उससे कॉन्टैक्ट किया था कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसने उस बुक में क्राउली नाम के एक बंदे के बारे में जिक्र किया था जो 1600 में जन्मा था और वो एक बहुत ज्यादा ईविल बंदा था। एंड्रू क्रेग उसे जिंदा करना चाहता था और उसने उससे उसका प्रोसेस भी पूछा था लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो एक नए ईविल को जन्म दे देता। तभी एक और लेडी उन्हें ज्वाइन करती है और उन्हें क्राउली के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि 80s में क्राउली का उनसे सामना हुआ था और उसने उसकी फ्रेंड पातो को भी जान से मार डाला था लेकिन उसने उसका सामना किया और उसे जान से मार डाला और उसकी लाश को उसने धूप में ले आई जिससे कि वो जल गया और उसकी एसेट्स को उसने बॉक्स में बंद कर दिया था लेकिन कुछ दिनों बाद वो एसेट्स चोरी हो गई थी। ये सुनकर वो दोनों समझ जाती है कि ये क्राउली है जो कि फोटोग्राफर द्वारा रिचुअल जो किया गया था उसकी वजह से जिंदा हुआ है और उसके बाद वो यहाँ पे तबाही बचा रहा है और वो एक ड्रैकुला है। उसके बाद जब वो दोनों घर जा रही होती हैं तो उन्हें सैंड्रा का कॉल आता है और सैंड्रा उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जो उसके सामने घटी थी। ये सुनकर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो बंदा पक्का ड्रैकुला ही है। तभी वहां पे क्राउली आ जाता है जहाँ पे सैंड्रा रुकी हुई थी और वो एक एक करके उसके सारे दोस्तों को मारने लगता है। सैंड्रा उन लड़कियों को वीडियो कॉल करती है और उन्हें दिखाती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है और वो दोनों जब ये देखती हैं तो वो भी काफी ज्यादा डरने लगती हैं। तभी सैंड्रा का भाई उसके रूम में आता है और उसे वहां से ले जाने लगता है लेकिन क्राउली वहां पे आके उसके भाई को मार डालता है और सैंड्रा को भी वो मार गिराता है। उसके बाद वो स्क्रीन के सामने आके उन दोनों जर्नलिस्ट को देख लेता है और उसकी शक्ल देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं और कॉल को काट देती हैं। अगली सुबह वो दोनों पुलिस के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं और इंस्पेक्टर वहां पे आके उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता और उनसे कहता है कि वो फेमस होने के लिए सब कर रही हैं तो वो ऐसा बिल्कुल ना करें। उसके बाद दोनों डिसाइड करती हैं सबूत इकट्ठा करने के लिए और अब वो दोनों सर्च करने लगती हैं कि आखिर दिन के समय वो ड्रैकुला रहता कहाँ होगा। उसे सामना करने के लिए सारे औजार इकट्ठा कर लेती हैं ताकि वो उसे धूल चटा सके। तभी उन्हें एक अमीर बंदे का कॉल आता है जो कि उनकी मदद करने वाला था। उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है तो वो दोनों पूछती हैं कि आखिर यहाँ पे उसने उन्हें क्यों बुलाया है। वो बंदा उन्हें बताता है कि उनकी एक डीलर कंपनी है और वो लोगों को घर बना के बेचते हैं। लेकिन एंड्रू क्रेग उनकी कंपनी में आया था और उसने उनसे पूछा था कि क्या उनके पास कोई अबैंडन्ड घर है। उन्होंने उसे एक अबैंडन्ड घर प्रोवाइड कर दिया और उसने कहा था कि वहाँ पे कोई भी उसे डिस्टर्ब करने ना आए क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग से करना चाहता है जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है। वहाँ पे उस आदमी सेक्रेटरी भी होती है जो कि ये सब सुन रही थी। वो दोनों जर्नलिस्ट उससे पूछती हैं कि आखिर ये सारी बातें उन्हें वो क्यों बता रहा है तो वो उसे बताता है कि हो सकता है कि शायद वो ड्रैकुला वहीं पे हो और वो उन्हें वहाँ की चाबी भी दे देता है। तो वो दोनों लड़कियां फैसला करती है वहाँ पे जाने का। जब वो दोनों वहाँ पे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो बिल्डिंग पूरी तरह अबैंडन्ड है। वो अंदर जाती हैं वहाँ पे कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए और उन्हें वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलता तो वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी उनकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जो कि 2 हफ्ते पहले का न्यूज़पेपर था और वो देखकर वो सोचने लगती हैं कि अगर 2 हफ्ते पहले का न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या कर रहा है। जब वो एक वैन के अंदर जाती हैं तो उन्हें वहाँ पे एक लड़की की लाश मिलती है और उसके नीचे क्राउली होता है जो कि उनका पैर पकड़ के उन पे हमला कर देता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागती हैं और क्राउली उन्हें ढूंढने लगता है और उन दोनों को पकड़ के वो बुरी तरह पीटता है और उनका खून पीने वाला होता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां
लड़कियां उसका सामना करती हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी क्राउली पिलार को पीट के उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उसकी साथी का खून पीने लगता है। तभी उसकी साथी सनरेज की तरफ चली जाती है तो वो उसे छोड़ देता है और उसके बाद वो पिलार की तरफ जाता है उसे मारने के लिए। तभी पिलार को होश आ जाता है और वो उसे लकड़ी से स्टैब कर देती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे सनलाइट में ले आते हैं, जिससे वो पूरी तरह जल जाता है और राख बन जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां ये दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड थी और कोई भी इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। ये दोनों प्रेस को छोड़ने का डिसाइड करती हैं और शादी करके कहीं और रहने का फैसला करती हैं। इधर हम उस बंदे की सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि एक लड़की को भेजती है उस आदमी के एशेज लाने के लिए और वो लड़की क्राउली के एशेज ला के उसे दे देती है और हम देखते हैं कि उसके नाखून बहुत बड़े हैं, मानो कि वो ड्रैकुला हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हॉरर ड्रैकुला फिल्म है और ये बाकी फिल्मों से थोड़ी सी अलग है। इस फिल्म में रिचुअल के बारे में बताया गया है जहाँ पे ड्रैकुला के ब्लड के अंदर लड़की का खून डालना पड़ता है, जिससे कि उस लड़की की बलि चढ़ जाती है और ड्रैकुला दोबारा जन्म ले लेता है। उस फोटोग्राफर ने यही किया, लेकिन ड्रैकुला ने निकलते ही उसे काट खाया और अंत में इन दोनों जर्नलिस्ट ने उस ड्रैकुला को मार गिराया। लेकिन जब तक उसकी एशेज वहां पे रहेंगी तब तक कोई ना कोई बलि चढ़ा के उसे जिंदा करता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।